नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं कई दिनों से आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी, लेकिन आज से जो आपकी क्लास रेगुलर चलेगी जैसे पहले चलती आ रही थी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि पिछली क्लासेस काफी गैप हुआ था, तो हम क्या करेंगे, पिछले करंट अफेयर को जो है लेते हुए चलेंगे, जिससे कि जो भी गैप हुआ है वो आपका कवर हो जाए और आपकी कोई भी पोर्शन छूटे ना। जो अभी तक इन दिनों के दौरान जो कुछ भी चर्चा में थी वो सारी चीजें यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि जितना भी गैप हुआ है इस दौरान जो कुछ भी करंट अफेयर आपका छूटा है उसको इसी क्लास के दौरान जो है मैं आपको बताती चलूंगी और आपका कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। तो चलिए जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने इन दिनों का अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, अच्छे से अपने पुराने क्लासेस को जो है रिवीजन किया होगा। और जैसा कि एग्जाम की भी डेट आ गई है तो अब आप लोग अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब अपना लग जाइए, स्पीड दीजिए, सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करिए और इसी के साथ साथ रेगुलर करंट अफेयर को भी फॉलो करिए, अपनी नोट्स बनाइए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक्स कमेंट करते रहिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये किस शहर में किया गया, ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, ठीक है, ए, यानी कि असम का शहर है दोस्तों गुवाहाटी। गुवाहाटी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया और इस पुरस्कार को जो प्रदान किया गया है दोस्तों, वो किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं दोस्तों, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। उनके द्वारा जो है इस राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार को प्रदान किया गया। कहां से किया गया है, तो ये पशु चिकित्सा कॉलेज ग्राउंड जो है, जो कि गुवाहाटी में स्थित है असम के, वहां पे इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। पुरस्कार समारोह के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण अतिथि भी जो है उपस्थित थे, जैसे कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा और साथ ही साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। वो भी जो है इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित थे। ये जो पुरस्कार समारोह, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय दुग्ध जो है उत्सव 2023 के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार रत्न 2023 का आयोजन जो है वो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो देखा जाए, ये पुरस्कार की बात करें तो ये पशुधन और डेयरी उद्योग में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है। और चूंकि ये जो कि ध्यान रखिएगा गोकुल के क्षेत्र में, यानी कि जो डेयरी और पशुधन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो योगदान देते हैं, अपना जो कार्य करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार को स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, जो कि इसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है दोस्तों, इसको जो पहली बार शुरू किया गया था वो दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। और उद्देश्य क्या है इसका, तो जो स्वदेशी गौवंशीय जो नस्ल है, उन नस्लों को वैज्ञानिक रूप से उनका संरक्षण करना और उनका विकास करने के उद्देश्य से, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, ठीक है, दूध उत्पादन का क्षेत्र को बढ़ावा, दूध उत्पादन हो सके ज्यादा से ज्यादा, और इस क्षेत्र से जुड़े जो किसान है उनके जो है आय में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, और इसी के साथ साथ दोस्तों हम क्या करते हैं, हर साल जो है 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को हम हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर है, जिनको हम कहते हैं वर्गीस कुरियन, ध्यान रखिएगा भी, हाँ, इनके बारे में देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम हर साल जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है,
तो जो विश्व दुग्ध दिवस है वो हर साल 1 जून को मनाया जाता है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की गई थी, जो कि हर साल 1 जून को मनाया जाता है। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करिए कि 26 नवंबर को, जो कि 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, और इसी दिन हम और कौन सा दिवस मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन किस शहर में आयोजित किया गया? तो अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन दोस्तों किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कटक में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, जो उड़ीसा का शहर है कटक। तो यहाँ पे देखिए लगभग 16.5 करोड़ जो घरों तक पहुंचने वाला ये सफल, रोमांचक और मनोरंजक उद्घाटन सीजन है अल्टीमेट खो खो। ये अपने भव्य दूसरे संस्करण के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये जो दूसरा संस्करण है दोस्तों ये 24 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा और इसका जो फाइनल है, ये अल्टीमेट खो खो का जो दूसरा सीजन का जो फाइनल राउंड है दोस्तों, ये 13 जनवरी 2024 को उड़ीसा के शहर कटक के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है। इस सीजन की बात करें दोस्तों तो तेलुगु योद्धाओं ने, ठीक है, सीजन में अपनी टीम में, ठीक है, लगभग 25 खिलाड़ियों को चुना है, जिसमें 3 खिलाड़ी जो है शामिल हैं, जिन्हें जो है लीग के पिछले संस्करण से बरकरार रखा गया था, ठीक है। इस सीजन की टीम में देखा जाए दोस्तों तो खेल के कुछ अनुभव चेहरों के साथ साथ कुछ रोमांचक आगामी प्रतिभाओं का संयोजन है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अल्टीमेट खो खो खेल है दोस्तों, इसके जो दूसरा संस्करण है ये उड़ीसा में जो है आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की, देखा जाए यहाँ पे जो है ये 15 वर्षीय अनाहत सिंह है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये सबसे यंगेस्ट जो है प्लेयर बनी, सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बनी है जिन्होंने नेशनल इक्वेस्ट चैंपियन जो है टाइटल जीता है। तो ये दूसरी जो है सबसे कम उम्र की खिताब विजेता बनकर ये उभरी है, ठीक है। तो फाइनल में इन्होंने किसका सामना किया था दोस्तों? तो तन्वी खन्ना का जो एक सामना किया था, लेकिन तन्वी खन्ना को चूंकि एक इंजरी हो गई थी, घुट्टी की इंजरी, चोट लग गई थी, जिसके कारण से वो मैच को बीच में उन्होंने छोड़ दिया और रिटायर होने के लिए जो है उनको मजबूर होना पड़ा। उसके बाद जो है ये जो 15 वर्षीय अनाहत सिंह है, ये ध्यान रखिएगा विनर बनी किसकी दोस्तों? नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप की, और ये सेकंड जो है यंगेस्ट प्लेयर बनी है, ठीक है। अनाहत ने खिताब हासिल किया है और ये 23 वर्ष में दूसरे सबसे कम उम्र की सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में इन्होंने रिकॉर्ड जो है अपना नाम बुक किया है। पुरुषों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में दोस्तों कौन जीता है? तो अभय सिंह को जो है वेलावल शंथी कुमार के खिलाफ जो है कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और अंततः वो हार गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा 10-12 से। तो फाइनल जो है ये वेलावल शंथी कुमार जो है ये फाइनल राउंड जीते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला प्रश्न है दोस्तों की स्टार्स एशिया फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये स्टार्स एशिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जो पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों वो किसे किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी जो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, इशफाक सिंह, ठीक है। इशफाक सिंह जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता है स्टार एशिया फिल्म फेस्टिवल में, तो जो कि बर्लिन में आयोजित किया गया दोस्तों। यहाँ पे फिल्म बर्लिन में, ठीक है, यहाँ पे इशफाक सिंह की जो फिल्म है बर्लिन में अपने जो है प्रदर्शन के लिए स्टार एशिया, ठीक है, एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है अभिनेता का पुरस्कार जीता है। जो कि इस पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार जिनको प्रदान किया गया है ये इनके कार्यों को क्या करता है दोस्तों? तो ये सार्वभौमिक अपील के रूप में प्रमाणित करता है और न केवल उनकी असाधारण प्रतिभा बल्कि उनकी कला के प्रति जो है उनके समर्पण को भी क्या करता है? उजागर करता है, ठीक है। फिल्म बर्लिन में न केवल उनके जो है ये जो इशफाक सिंह है उनके उत्कृष्ट चित्रण के लिए प्रशंसा प्राप्त की है, बल्कि लॉस एंजल्स जो ये फिल्म है दोस्तों ध्यान रखिएगा बर्लिन, ठीक है, बर्लिन फिल्म में इन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई जिसके कारण से इनको ये पुरस्कार मिला है। और ये लॉस एंजल्स के भारतीय फिल्म उत्सव और जियो मामी 2023 जैसे कई फिल्मों समारोह में सफल स्क्रीनिंग का भी इन्होंने आनंद लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जो इशफाक सिंह है इन्होंने फिल्म बर्लिन में जो अच्छा प्रदर्शन किया इसके लिए इनको स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने गुजरात के किस शहर में हेमफेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हेमफेस्ट 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है वो गुजरात में किया जा रहा है।
और गुजरात में हेमफेस्ट आयोजन जो किया जा रहा है, इसका जो उद्घाटन किया गया वो केंद्रीय संचार राज्य मंत्री है देव सिंह चौहान, उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये गुजरात के किस शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी, अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में जो है ये हेमफेस्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो केंद्रीय संचार राज्य मंत्री हैं दोस्तों देवू सिंह चौहान, उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में हेमफेस्ट 2023 का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है देवभूमि सिंह। इस अवसर पे चौहान ने, देखा जाए ये जो राज्य मंत्री हैं दोस्तों देवू सिंह चौहान, इन्होंने भूकंप और चक्रवात जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों आती हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जो लोगों को सहायता करना है, उस सहायता करने में हेम रेडियो की भूमिका की काफी ज्यादा, ठीक है, सराहना किया है, तारीफ किया है। इस कार्यक्रम में, ये जो कार्यक्रम था हेमफेस्ट जो है कार्यक्रम, इसमें देश भर के लगभग 800 से अधिक जो है हेम रेडियो ऑपरेटर जो है उन्होंने भाग लिया है। एक हेम रेडियो ऑपरेटर की बात करें, एक हेम रेडियो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा विभिन्न संचार उपकरणों और प्रणालियों के साथ प्रयोगों को जारी रख सकता है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के समय जैसे बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूकंप और जैसी कई अन्य जो आपदाओं के दौरान हवाई आपातकालीन संचार नेटवर्क की स्थापना कर, जैसे हवाई, चिकित्सा, यातायात आदि के संचालन के जरिए दुनिया भर में लोगों की सेवा कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हेमफेस्ट 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ दोस्तों? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा की एएमए बैंक का अनावरण हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किया गया है? तो एएमए बैंक का जो अनावरण किया गया दोस्तों अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, और उद्देश्य क्या है ये ध्यान रखिएगा। जो ग्राम पंचायतें, जो बैंकिंग रहित ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एएमए बैंक का अनावरण किया गया है। और ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस आपको दिख रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और प्लीज लाइक्स और शेयर्स बढ़ाते रहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये भी उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने दोस्तों ये ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए जो है एक एएमए बैंक का अनावरण किया है। तो यहाँ पे उड़ीसा राज्य सरकार ने दोस्तों ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए एएमए बैंक का अनावरण किया है। और इसका जो अनावरण किया गया दोस्तों, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने जो है एएमएम, ठीक है, एएमएस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एएमएस ही है, इसको सही कर लीजिएगा, बैंक योजना की शुरुआत किया है। और इस जो है एएमएस बैंक जो योजना है, इसका उद्देश्य अगर देखा जाए क्या है दोस्तों, तो जो उड़ीसा के जितने सभी जो बैंक रहित ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायतें जहां पे बैंकिंग सुविधा नहीं है, जहां पे जो है बैंक से संबंधित सुविधाएं से वो जो ग्राम पंचायतें वंचित है, उन ग्राम पंचायतों को, ठीक है, बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के उद्देश्य से ये बैंक योजना शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। तो जितने जो सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतें, उन ग्राम पंचायतों में सीएसपी प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवा प्रदान करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इस योजना के क्रियान्वयन करने के लिए जो उड़ीसा सरकार है दोस्तों, उसने कई सारे जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ जो है सहयोग किया है। तो लगभग देखा जाए जो 6 सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है दोस्तों, कौन कौन से, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूबीआई है, ठीक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो इन 6 बैंकों के साथ जो है सहयोग किया है किससे? उड़ीसा सरकार ने इस बैंकिंग योजना को क्रियान्वयन करने के लिए। ये जो एएमए बैंक योजना है दोस्तों, ये वरिष्ठ नागरिकों, ठीक है, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो गर्भवती महिला है, उनके लिए क्या है, ये डोर स्टेप बैंकिंग सेवा है। तो वो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जनरली दोस्तों, वो बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति उनको भी जो है बैंक तक जाने में समस्या आती, गर्भवती महिलाओं को भी बहुत सारी समस्या आती है, तो उनके डोर टू डोर जाके, यानी कि उनके दरवाजे तक पहुंच करके बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ये जो है ये योजना शुरू किया गया। और ये प्रत्यक्ष हस्तांतरण जो है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तक परेशानी मुक्त पहुंच जो है सुनिश्चित करता है और ग्रामीण आबादी को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि ध्यान रखिएगा वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से ये योजना शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा एएमएन बैंक का जो अनावरण किया गया है दोस्तों, वो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम बात करें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है दोस्तों,
योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या शहर है वहां से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो है एक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका भोजन जो है उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई। तो इस योजना का जो है दोस्तों नाम क्या है, यहाँ पे देखिए आपको नाम देख सकता है, ये जो हॉट कुक्ड मील स्कीम, ठीक है, यानी कि गर्म पका भोजन योजना। ठीक है, ये जो है योजना शुरू की गई है कहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र से, तो अयोध्या के आंगनवाड़ी केंद्र से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो जो बच्चे होंगे दोस्तों उनको जो है गर्म पका भोजन जो है आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। और परोसने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ साथ जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, ठीक है, जो विद्यालय है उनकी रसोई से क्या किया जाएगा, सहयोगात्मक प्रयास किया जाएगा जिससे बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध हो सके आंगनवाड़ी केंद्रों पे। तो यहाँ पे हॉट कुक्ड मील्स स्कीम जो योजना शुरू की गई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच पिथौरागढ़ में शुरू किया गया था। तो अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, उसका आयोजन किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया है ये, ठीक है, पिथौरागढ़ में किया गया है। भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होने वाला ये अभ्यास है सूर्य किरण। तो ये भारत और नेपाल के मध्य दोस्तों नियमित रूप से आयोजित होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, सूर्य किरण। और इस साल जो इसका आयोजन किया गया ये 17वां संस्करण था जिसका आयोजन किया गया। और इसका जो आयोजन है ये 24 से लेकर के 27 दिसंबर के बीच में उत्तराखंड के, ठीक है, पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किस देश के बीच में होता है, भारत और किस देश के बीच में। तो ये भारत और नेपाल के बीच में होने वाला एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इस साल जो है 17वां संस्करण था, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। इस जो संयुक्त सैन्य अभ्यास के जो सूर्य किरण के 17वें संस्करण की दोस्तों बात करें तो इसमें जो है भारत की तरफ से देखा जाए तो लगभग जो है यहाँ पे भारत में लगभग जो नेपाल सेना की जो टुकड़ी लगभग 334 कर्मियों की जो नेपाल सेना की टुकड़ी वो भारत में आई थी, पहुंची थी। और इस जो है अभ्यास की बात करें दोस्तों तो ये एक वार्षिक कार्यक्रम है, यानी कि वर्ष में एक बार जो है इस सम्मेलन का, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और ये दोनों देशों में, ठीक है, वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है, यानी कि अगर इस साल भारत में हो तो अगले साल नेपाल में होगा। ठीक है, इस अभ्यास की बात करें दोस्तों तो ये भारत नेपाल के बीच जो ये अभ्यास है सूर्य किरण, इस सूर्य किरण का जो शुभारंभ किया गया था वो 2011 में इसको आयोजित किया गया था। और तब से ये अभ्यास देखा जाए दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके द्वारा, ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है। किस उद्देश्य से, एक दूसरे के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के, जो है पारस्परिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें, चूंकि 17वां संस्करण था 2023 का, तो 2022 में 16वां संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16वां संस्करण, ठीक है, दिसंबर 2022 में। कहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे जो नेपाल आर्मी बैटल स्कूल है, ठीक है, सालझंडी नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। 15वें संस्करण की दोस्तों पिथौरागढ़ में 2021 में 15वां संस्करण जो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सूर्य किरण की दोस्तों बात करें तो ये जो है इस साल भारत और नेपाल के बीच में जो 17वां संस्करण था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, और ध्यान रखिएगा 16वां भी ध्यान रखिएगा, ये सालझंडी नेपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, दिसंबर 2022 में। चलिए अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई। तो अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की वार्षिक बैठक दोस्तों नवंबर 2023 में कहां आयोजित की गई है। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये ध्यान रखिएगा लंदन, ठीक है, लंदन में जो है अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की जो वार्षिक बैठक है उसका आयोजन लंदन में किया गया है। और ये जो बैठक था अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का, ये कौन सा 63वां यानी कि 63वीं बैठक का आयोजन किया गया। और इसी के साथ साथ भारत को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई इस सम्मेलन के दौरान। कौन सी दोस्तों, इस बैठक के दौरान, कि भारत जो है 2024 में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो 2024 में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करने जा रहा है दोस्तों, भारत करने जा रहा है। और इस साल जो कि 63वीं बैठक जो आयोजित की गई अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की, वो लंदन में आयोजित की गई। अध्यक्ष के रूप में दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो गन्ने की खेती, भारत जब इसकी अध्यक्षता करेगा तो अध्यक्ष के रूप में गन्ने की खेती, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने,
उप उत्पादों के बेहतर उपयोग के लिए सभी सदस्य देशों को एक साथ लाने पर, केंद्रित करने पर भारत पर जो है जोर रहेगा। भारत की दोस्तों बात करें तो भारत देखिए विश्व में अगर चीनी के उत्पादन और उपभोक्ता की बात करें तो चीनी का ये सबसे बड़ा उपभोक्ता है और साथ ही साथ दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है चीनी का, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों भारत है, लेकिन सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, अगर हम देखें विश्व में जितना भी चीनी का उत्पादन होता है उसका लगभग 20% जो उत्पादन होता है वो भारत में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत दोस्तों ध्यान रखिएगा 2024 में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करने जा रहा है। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी ने ठीक है 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ किया नई दिल्ली में। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं दोस्तों श्री नितिन गडकरी। इन्होंने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में भारत जल प्रभाव सम्मेलन के 8वें संस्करण का दोस्तों क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये जो आयोजन किया गया था दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र की ओर से जो है आयोजित सम्मेलन था, जो कि 22 से लेकर के 24 नवंबर तक आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत जल प्रभाव सम्मेलन दोस्तों इसका विषय क्या था इस बार 2023 का, तो भूमि जल और नदियों के साथ विकास। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो भारत के जल क्षेत्र में गतिशील चुनौतियां और अवसरों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों, हितधारकों, सरकारी प्रतिनिधियों को एकजुट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा ये 8वां संस्करण था दोस्तों भारत जल प्रभाव सम्मेलन का। ठीक है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और उसका जो उद्घाटन किया गया वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क किस राष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। तो COP28 का आयोजन दोस्तों किया जा रहा है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2028 इसका आयोजन किया जा रहा है, किस देश में किया जा रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो संयुक्त ये जो राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है 2000, ठीक है COP28, इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है UN, ठीक है FCC और के अंतर्गत जो COP28 है, COP28 सम्मेलन जो है ये संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये 28 नवंबर को शुरू हुआ है और ये दोस्तों 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है COP28, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में किया जा रहा है। भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस सम्मेलन का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कर रहे हैं, वो गए थे, दौरे पे भी थे। UNFCCC की बात करें दोस्तों तो UNFCCC के जो देश है, जो इसके सदस्य देश है, उन देशों का सम्मेलन जो है वो जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौतियों से निपटने की दिशा में सामूहिक कार्यवाही को गति प्रदान करने का एक अनूठा अवसर जो है वो प्रदान करता है। इसकी जो अध्यक्षता जो की जा रही है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए जो संयुक्त अरब अमीरात के विशेष दूत हैं, जिनका नाम है सुल्तान, ठीक है डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबेर, वो जो है वो COP28 का जो है वो अध्यक्ष के रूप में वो नियुक्त किए गए। ये जो सुल्तान अहमद अल जावेद जो है वो कोप, ठीक है, यहाँ पे जो कोप अध्यक्ष के रूप में वो नियुक्त होने वाले पहले जो है वो CEO है। क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों इस तरह इससे पहले जो है कोई भी जो है लीडर्स वगैरह इसके अध्यक्ष चुने जाते थे, लेकिन ये किसी कंपनी के जो प्रमुख के रूप में जो नियुक्त होने वाले ये पहले व्यक्ति है सुल्तान अहमद अल जावेद। तो ये किस कंपनी के प्रमुख है दोस्तों, तो ये जो सुल्तान अल जावेर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी जो तेल कंपनियों में से एक है, जिसका नाम है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उसके ये प्रमुख हैं और एक CEO के रूप में ये कोप की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति भी बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई कोप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहला था उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो पहला जो कोप था वो दोस्तों 1995 में किया गया था,
जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कोप 27 का आयोजन किस देश में किया गया था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए अब आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है। तो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य में किया गया, चलिए मैं कमेंट बॉक्स में आंसर करती हूँ कि वो राज्य जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो जो केंद्र सरकार है दोस्तों वो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए जो है मंजूरी दिया है, और इसके तहत जो है मध्य प्रदेश के जो 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है उन अभ्यारण्यों को विलय करने के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी प्रदान की गई है। इस रिजर्व की बात करें, जो टाइगर रिजर्व जो कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, ये 2300 वर्ग किलोमीटर का होगा, ठीक है। इसमें केंद्र सरकार ने राज्य के, ठीक है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिले के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले नौरादेई वन्यजीव अभ्यारण्य को दमोह जिलों में, ठीक है, जिले में रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के संबंध में एक अधिसूचना जारी किया। तो देखिए 2 टाइगर रिजर्व, 2 वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला करके देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की जो घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और ये 2 टाइगर रिजर्व कौन से, ये 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो एक नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है और दूसरा दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों ही वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला करके देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। ये जो टाइगर रिजर्व है ये न केवल इस क्षेत्र की बाघ आबादी के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगा, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन और विकास को भी बढ़ावा देगा। इसके तहत जो है केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण दोस्तों अगर देखा जाए, देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से गुजर रही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ेगा इस पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में एक दिन हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये परियोजना है यहाँ पे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में। तो ये जो 900 वर्ग किलोमीटर की कोर क्षेत्र की जो लगभग ये माना जा रहा है कि ये जो टाइगर रिजर्व का लगभग जो 900 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है दोस्तों, जो कोर क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएगा। किस कारण से, केन बेतवा लिंक परियोजना। तो यहाँ पे ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व में जो टाइगर है उनको कहीं और हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक है। तो राज्य में जो नौरादेई बाघ को एक नया हैबिटेट बनाया जा सकता है, वहां पे जो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि काफी ज्यादा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, तो वहां से हम टाइगर्स को सुरक्षित स्थान पर हस्तांतरित करा देगा नौरादेई बाघों को, ठीक है। तो इसके लिए ये जो योजना सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा देश का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, सबसे कि फैक्ट्स ऑफ द डे। हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि मोजाम्बिक में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, किसे किया गया, तो रॉबर्ट सेट, ठीक है, रॉबर्ट सेटकिटॉन्स को। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मिल योजना शुरू की, देखिए उसी बारे में ये चर्चा होगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें FI, ठीक है, CCI यानी कि फिक्की ने अपना निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किया, किसे किया है, अनीश शाह को, ठीक है। अनीस भानवाल ने, ठीक है, ISS FWC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। वहीं देखे तो ASIDIS न्यूट्रिशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसे बनाया, तो रविंद्र जडेजा को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम ग्रुप के डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से अपनी PDF को डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।